केस में इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F बराबर क्या होता, समझना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q1 आवेश Q2 डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग। बच्चों ये है दूरी, ये है दूरी, कितना, r माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन r और उसका क्या, स्क्वायर। इस तरीके से ये काम होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट की वीडियो क्लास जो आपने देखी थी बच्चों, उसके अंदर हमने कूलाम के नियम और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। और अगर आपने वीडियो देखा है तो अब आपके पास में कूलाम के लगभग 16 से 18 ऐसे न्यूमेरिकल हैं अलग अलग पैटर्न के कि अगर उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र को। बोर्ड के पर्पस से 1 नंबर का सिर्फ डेफिनेशन वाला पार्ट है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं ना। यहाँ जो आज अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें बोर्ड से सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन उठेगा। क्या है वो, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए और सूत्र के साथ में इसका मात्रक और विमा पूछ सकता है, वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन मल्टीपल क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो टॉपिक है हमारे पास में विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या चीज है बच्चों, तो इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, ज्यादा थ्योरी को डिस्कशन में नहीं डाल रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास में पहले से ही कोई विद्युत क्षेत्र है। अब आप बोलोगे सर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दे रहे हो और विद्युत क्षेत्र ही मान रहे हो। चलिए इसको ऐसा डिफाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास में कोई आवेश है, ठीक है, और इस आवेश का क्या है, एक एरिया है। मतलब एरिया मतलब आवेश एक जगह तक अपना प्रभाव दर्शा रहा है और वो जिस जगह तक अपना प्रभाव दर्शा रहा है वो अपन ने अलग से ले लिया, एक बाउंड्री ले ली। इस क्षेत्र के अंदर अगर मैं कोई दूसरा आवेश रख देता हूं ना बच्चों, कोई भी दूसरा आवेश Q1 Q2 Q3 कुछ भी हो, प्लस या माइनस का, तो इस क्षेत्र के अंदर अगर आप रखोगे तो ये वाला आवेश उन पर क्या लगाएगा, या तो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा या फिर आकर्षण का बल लगाएगा, लेकिन बल जरूर लगाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये इस आवेश का क्षेत्र है। किसी भी आवेश का वह भाग या किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश अन्य आवेशों पर अपना बल आरोपित कर सकता है या आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल आरोपित कर सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वापस से, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश अन्य आवेशों पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आरोपित कर सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अभी ध्यान में रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए एक आवेश हो कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे आवेश मिलकर के भी क्या बना सकते हैं, विद्युत क्षेत्र बना सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, वो अपन डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए तो ये डन हुआ। परिभाषा लिख दूं मैं, हाँ तो परिभाषा लिख देता है। बोर्ड का भी काम साथ में करते चलो, क्योंकि बहुत सारा पार्ट इस बार हटा है तो उतना ही बोर्ड पर्पस से तैयार कीजिएगा। मैं बता दूंगा कि ये बोर्ड का पार्ट है। ठीक है, तो लिखना चालू करें बच्चों। किसी आवेश अथवा आवेशों के समूह के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र, चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां तक वे अन्य आवेशों अथवा पिंडों पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आरोपित कर सकते हैं, आरोपित
कर सकते हैं वह क्षेत्र ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा? या तो उस अकेले आवेश का या आवेशों के समूह का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर आता है कि भैया ये विद्युत क्षेत्र से हमें क्या फायदा, मतलब 12th पर्पज से पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ आने वाला है, कहाँ न्यूमेरिकल में यूटिलाइज होना है। तो समझिए, आपने वैद्युत बल पढ़ रखा है। वैद्युत बल मतलब कुलाम बल होता है, उसका एक फॉर्मूला है F = K(Q1Q2)/r²। है नहीं है? उसी तरीके से ये विद्युत क्षेत्र कितना प्रबल है ना? किसी जगह विद्युत क्षेत्र कम होगा, किसी जगह विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। ये कम या ज़्यादा जिस पर्टिकुलर क्वांटिटी से आप बताएंगे ना बच्चों, वो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होगा वो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वास्तविकता में एक न्यूमेरिकल डिजिट होगी, आपके पास में एक संख्यात्मक मान होगा, और उस संख्यात्मक मान को देख करके आप पता लगा पाएंगे कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है और कहाँ विद्युत क्षेत्र कम है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक नई राशि हम पढ़ेंगे, जो कि बाद में अपन फिर विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, उसको भी बाद में उसे विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, है ना? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एग्जाम के अंदर आए ना तो आप दोनों में से कोई भी लिख दीजिएगा, या तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछे तो ये लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी भी परिभाषा लिखाऊंगा, अगर इसकी भी परिभाषा आपने एग्जाम में लिख दी तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, वो गलत निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि बुक्स में फाइनली लिखा गया है कि ये दोनों एक ही हैं। बस इसको अच्छे से प्रदर्शित करने के लिए हमें तीव्रता पढ़नी पड़ती है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रदर्शित किया जाएगा ई से बच्चों। किससे? कैपिटल ई से। अब क्या चीज है देवताओं ये? बहुत सिंपल है। देखो क्या होगा, हम बोलेंगे कि मान लो कोई जगह है, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डब्बा बनाया था, उसकी जगह मैं ये तीर के निशान बना रहा हूं। ये हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं, है ना? और विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैसे अपने पास में विद्युत बल रेखाएं, ठीक है? और क्या करती हैं? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अभी इतना ही ध्यान में रख लो। अभी ये क्या कर रही है वो समझिए। अगर मैं इन विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश को रख देता हूं। किसको रख देता हूं? एकांक परीक्षण आवेश। एकांक मतलब उसका परिमाण एक होना चाहिए, चाहे वो 1 कूलाम हो, 1 माइक्रो कूलाम हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 होना चाहिए। ठीक है, और परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक लिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एक प्लस का आवेश जिसका परिमाण 1 है, उसको अगर रख देते हो तो विद्युत क्षेत्र में बच्चों वो बल महसूस करेगा। कैसे बल महसूस करेगा? तो ये जो विद्युत क्षेत्र बच्चों वो एक सदिश राशि है, ये बात ध्यान में रखिएगा, और उस सदिश राशि की दिशा है प्लस से माइनस की ओर। कहां से कहां की ओर? प्लस से माइनस की ओर, या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्लियर है ये बात? तो चलिए, तो जैसे ही मैं इस प्लस के आवेश को रखता हूं तो प्लस का आवेश माइनस की ओर जाएगा यार, हाँ, माइनस की ओर जाएगा, तो ये इस तरफ बल अनुभव करेगा। क्लियर है? ये परीक्षण आवेश यहां पर क्या करेगा? बल अनुभव करेगा, इस तरफ बल अनुभव करेगा। तो इस परीक्षण आवेश पर, एकांक परिमाण के परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है वही वास्तविकता में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर इस परीक्षण आवेश पे बल ज्यादा लगेगा तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, अगर इस परीक्षण आवेश पे बल कम लगेगा तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र कम है। मैंने यही तो बताया था ना, ये क्या बताता है? विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को बताता है। वो प्रबलता किससे पता चलेगी? बल से पता चलेगी, आपको विद्युत बल से पता चलेगी। तो एकांक परिमाण के आवेश पर लगने वाला कूलाम बल या विद्युत बल ही वास्तविकता में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं क्या भाई? विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये बात तो सिंपल है। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं, समझिएगा कि Q0 आवेश पर, समझना इस चीज को, Q0 आवेश पर लगने वाला बल, देखो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, लगने वाला बल कितना भाई, F। कितना बल लगा, अपन ने बोला F ही तो बल लग रहा है। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर, कौन से आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F डिवाइडेड बाय Q0 होगा, नहीं होगा? अरे होना चाहिए। और परिभाषा के अनुसार एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहां से आपको एक फॉर्मूला पता चलेगा भैया, क्या भाई, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है F बटा Q0। ठीक है, चलिए, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है तो इसके ऊपर सदिश लगाऊंगा, तो बल के ऊपर भी क्या लगाऊंगा, सदिश ही लगाऊंगा। ठीक है, आगे चलो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे प्रदर्शित करते हैं। वास्तविकता में ये फॉर्मूला ऐसा दिया गया है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F सदिश बटा Q0। ठीक है, अब एग्जाम में अगर लिख कर के आओगे ना बोर्ड पेपर में, तो ये वाला फॉर्मूला उतारना भाई, नंबर पूरे में से पूरे। हालांकि इस फॉर्मूले में भी पूरे में से पूरे ही देगा, लेकिन ये एक इंप्रेशन हो जाएगा कि आपको वास्तविकता में विद्युत क्षेत्र पता है। ये क्या बता रहा है, आगे देखो, अपन ने लिखा है Q0 टेंड्स टू 0, Q0 0 की तरफ जा रहा है, ये बता रहा है। देखो, विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा, आवेश ही तो उत्पन्न करेगा। मतलब ये जो मैं विद्युत क्षेत्र बना रहा हूं, ये 3 लाइनें जो मैंने दर्शाई हैं, ये विद्युत क्षेत्र किसने बनाया होगा, किसी ना किसी आवेश या बहुत सारे आवेश ने मिलकर के बनाया होगा। ठीक है, तो वो भी आवेश ही हैं जो ये लाइनें बना रहे हैं, ये भी तो आवेश है, तो ये भी तो ऐसी लाइनें बना सकता है, ये भी तो विद्युत क्षेत्र बना सकता है, नहीं बना सकता? हाँ, उन आवेशों का विद्युत क्षेत्र और इसका विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करे भैया, मेरे को तो उन्हीं आवेशों का विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। अब उन्हीं आवेशों का विद्युत क्षेत्र पढ़ना है तो मैं क्या करूं, मैं बोलूंगा कि इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, ऐसा ये Q0 आवेश का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर सिर्फ उन्हीं आवेशों का विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, वो कब पॉसिबल है कि भैया इसका कोई विद्युत क्षेत्र ना हो, वो तब पॉसिबल है जब इसका परिमाण नगण्य हो। ठीक है, तो जब हमें किसी विद्युत क्षेत्र को डिस्कस करना पड़ता है तो हम उस आवेश का मान जो है नगण्य ले जाते हैं, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ताकि उस आवेश का मान वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ये एग्जाम में पूछ लेता है। देखो, परिभाषा आती है तो दोनों में से कोई एक परिभाषा याद रख लो। ठीक है, मैं बोलूंगा कि यही याद रख लो, ये ज्यादा सही है, इससे आपका फॉर्मूला भी तैयार हो रहा है। फिर फॉर्मूला याद रखो, और इस फॉर्मूले में ये भी पूछता है लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। अभी बोर्ड का ही काम कर रहे हैं, नीट और IIT के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 भी पूछ लिया जाता है कि ये क्या प्रदर्शित करता है, तो हम बोलेंगे लिमिट, यहां लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 प्रदर्शित करता है कि आवेश Q0 का मान इतना कम है या फिर नगण्य है कि यह मूल विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, मूल विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। और सिंपल लाइन लिखनी ना, अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं समझ में आ रहा, सिंपल लाइन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं, इसको ले लो, एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक और सिंपल लाइन बताता हूं, किसी को ये नहीं याद हो रही है तो फिर एक और लाइन बताता हूं, पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट लो। लिया बच्चों? हाँ, इसकी जगह एक और सिंपल लाइन बताता हूं। आप ये भी बोल सकते हैं कि इस Q0 का खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये मूल विद्युत क्षेत्र को प्रभावित भी नहीं कर सकता। ठीक है, इतना, इसको ऐसा लिख लो,
प्रदर्शित करता है कि आवेश Q0 का मान नगण्य है, अर्थात इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। बात समझ में आई क्या? आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि उस Q0 आवेश का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये भी प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो परिभाषा आ चुकी है, सूत्र आ चुका है। ठीक है, अब क्या? अब दो चीजें बची। क्या बच्चों? अब बचा मात्रक और विमा, SI मात्रक और विमा। ठीक है, और ध्यान में रखना, अगर एग्जाम में विद्युत क्षेत्र आए तो भैया अब आप E से ही काम करो, है ना? विद्युत क्षेत्र E होता है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र बच्चों देखो अपने आप बन जाता है यार। आप गौर करो, अभी मौसम ऐसा चल रहा है कड़ाके वाला। अरे चल रहा है, नहीं चल रहा है? बाहर बरसात हो रही है, बिजलियां चमक रही हैं। वो बिजलियां कहाँ से बनी? कहीं ना कहीं एक यकायक विद्युत क्षेत्र बना होगा, तब वो बिजली कड़की होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, वो प्राकृतिक विद्युत क्षेत्र है। चलिए, क्या कर रहे थे? हाँ, फॉर्मूला लिखा था, तो अब फॉर्मूला भी यही काम करो। वो तो एग्जाम में प्रभाव दर्शाने के लिए था। अब फॉर्मूला में वापस से लिख देता हूं, E सदिश बराबर F सदिश बटा Q0। इससे मात्रक और विमा निकलेगी। तो राशि कैसी है? राशि समझिएगा, राशि है सदिश। कैसी राशि है बच्चों? सदिश है। और अगर कोई सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी है। तो इसकी दिशा जो है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, आप 2 से 3 तरीकों से बता सकते हैं। पहला, जो याद रखने के लिए सुविधाजनक है लेकिन एग्जाम में मत लिखिएगा, वो है क्या? प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। ये एग्जाम में मत लिखिएगा, बस इससे आपके न्यूमेरिकल करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपको याद होगा प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र काम करता है, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना। एग्जाम में क्या लिखना है? प्लस को लिखो उच्च विभव। क्या लिखो? उच्च विभव बच्चों, है ना? हायर पोटेंशियल लिख सकते हो, अगला चैप्टर है अपने पास में विभव वाला, तो वहां पे अपन और डिस्कस करेंगे। लेकिन उच्च विभव ध्यान में रखो। बैटरी का वोल्टेज आप लिखते हो नहीं लिखते हो? 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, हाँ, फिर 0 वोल्ट भी लिखते हो। तो ये उच्च विभव है किसके कंपैरिजन में? 0 वोल्ट के कंपैरिजन में। या ये उच्च विभव है किसके कंपैरिजन में? 10 वोल्ट के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से तो विद्युत क्षेत्र क्या हो सकता है? 12 से 10 की दिशा में भी हो सकता है, 10 से 0 की दिशा में भी हो सकता है, 12 से 0 की दिशा में भी हो सकता है। उच्च विभव से निम्न विभव होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इसकी दिशा क्या है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए अगर दिशा पूछ लेता है तो। और क्या लिख सकते हो? तो परीक्षण आवेश पर, धनात्मक परीक्षण आवेश पर जो बल की दिशा होती है ना बच्चों, वास्तविकता में वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। परीक्षण आवेश कैसा? धनात्मक। तो आप लिख सकते हैं धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल की दिशा। ठीक है, यही किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो दिशा हो चुका हमारे पास में। अब क्या आएगा? मात्रक आएगा और विमा आएगा। मात्रक और विमा फॉर्मूले से ही निकलता है। तो फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, तो मैं मात्रक लिख देता हूं कि भैया मात्रक क्या बनेगा बच्चों? मात्रक देखिए बच्चों, बल का मात्रक होता है कूलाम। अरे बल का मात्रक कूलाम कहाँ से बता दिया यार? उल्टा बोल गया क्या? बहुत उल्टा बोल गया। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या? न्यूटन। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अरे यही तो है देवताओं। तो इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये तो पहला मात्रक जो इस चैप्टर से मिलेगा। एक नेक्स्ट चैप्टर से भी मिलेगा आपको, हाँ, वो मिलेगा वोल्ट प्रति मीटर। एक और मात्रक है इसका, वोल्ट प्रति मीटर, कैपिटल V डिवाइडेड बाय स्मॉल m। ठीक है, तो 2 मात्रक है। आप देखेंगे भी न्यूमेरिकल्स के अंदर, आप यही 2 मात्रक देखेंगे। न्यूटन पर कूलाम इस चैप्टर से याद रख लो, तो इसी चैप्टर से अभी यही याद रखो। ये वाले नेक्स्ट चैप्टर से आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। विमा देखो देवताओं, विमा क्या होगी? विमा देखिए,
बल की विमा सभी को याद होनी चाहिए भैया, आप तो बल की विमा क्या होती है, m1l1t-2, ये बल की विमा है। नीचे आवेश का भाग लग रहा है भैया, a1t1 का क्या लग रहा है, डिवाइड लग रहा है, a1t1 का डिवाइड। अब इसको पूरे को एक साथ लिख लो तो आपको देखो m1 तो एक बार ही मिलेगा, l भी एक बार ही मिलेगा, t देखो यार t की पावर -3 जा रहा है और a की पावर -1। ये किसकी विमा है, विद्युत क्षेत्र की विमा है। किसकी देवताओं, विद्युत क्षेत्र की विमा। डन हुआ, अरे ये डन हुआ। तो मैंने बोर्ड पे आने वाले सारे क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल पार्ट एक बार के लिए उतार दिया है। एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में पूछ लिया जाता है। क्या भाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, उसका सूत्र क्या है, उसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, वो भी पता होना चाहिए। अब भी डिस्कस कर लेते हैं यार, बहुत छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, एक बार के लिए उतारो इस चीज को, जल्दी से उतार लो। हाँ, स्क्रीनशॉट लिया देवताओं, हाँ ओके, काम करें आगे। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, क्या भाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और आप गौर कीजिए, इस पूरे चैप्टर में पॉइंट चार्ज ही चलने वाला है लगभग के अंदर, है ना। इस चैप्टर में आधे भाग के अंदर बिंदु आवेश ही चलने वाला है बच्चों। टॉपिक है हमारे पास में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक मूल आवेश है कैपिटल Q, मूल आवेश जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है, और इस मूल आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु है P, और इस P बिंदु पर मेरे को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। किसके कारण, इस Q आवेश के कारण। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने बोला यहां पर मान लो कोई टेस्ट चार्ज, कोई परीक्षण आवेश Q0 मान लिया, ठीक है, और एक प्लस का आवेश और ये भी प्लस का आवेश। तो प्लस का आवेश इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा भैया, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है। तो लगने वाला बल तो ऐसा है। तो मैं ये लिख सकता हूं, समझना अब इस चीज को, Q व Q0 के मध्य कार्यरत वैद्युत बल कितना बच्चों, कितना बल है, के मूल आवेश Q परीक्षण आवेश Q0 डिवाइडेड बाय उनके बीच की दूरी का वर्ग। बताओ यही है क्या, अरे यही है, नहीं है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी आपको पता है, उसका फॉर्मूला भी पता है। हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने बोला विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से या एकांक आवेश पर लगने वाला बल, कैसे भी लिख लो, कैसे भी लिख लो। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है क्या, E इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय Q0। बताओ ऐसा लिखा था, नहीं लिखा था। चलिए तो इस F में Q0 का भाग लगाओ, तो Q0 नीचे, Q0 से Q0 कैंसिल, फॉर्मूला देखो KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा ही है। गौर कीजिए, ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र का। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिमाग में रहेगा, सिंपल है। अब मेरा क्वेश्चन समझिए, क्या बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परीक्षण आवेश पर निर्भर करता है क्या। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, क्या इस फॉर्मूले में परीक्षण आवेश आ रहा है, आपको पता चलेगा इस फॉर्मूला में अब कहीं परीक्षण आवेश नहीं आ रहा। इसका मतलब है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता, यह मात्र मूल आवेश पर निर्भर करता है कि मूल आवेश का परिमाण कितना है और उस बिंदु की दूरी मूल आवेश से। अगर दूरी बढ़ाओगे विद्युत क्षेत्र कम कराओगे, दूरी कम करोगे विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो, और माध्यम पर भी निर्भर करता है कि इनके बीच में कौन सा माध्यम है, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, चलिए, पता चला। चलो माध्यम का सिनेरियो आपको और बता देता हूं। अब माध्यम का सिनेरियो कैसा, तो नॉर्मली अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इतना ही ध्यान में रखिएगा, ये कोई क्यू आवेश है,
ठीक है। इससे P बिंदु की दूरी, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अब मैं लिख रहा हूँ इस दिशा में है, बल्कि दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो अब मैंने इसी को ही बता दिया। ठीक है, अब पहले तो मैं मान लेता हूँ निर्वात, तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र होगा E0, ये बीच में निर्वात है भैया, क्या है, निर्वात है, पूरे में निर्वात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक P बिंदु तक निर्वात है। तो विद्युत क्षेत्र E0 कितना होगा, परिमाण में लिख दो। निर्वात में K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर ये तो हो गया K, मूल आवेश Q डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, R²। ये निर्वात का विद्युत क्षेत्र परिमाण में। दिशा लगानी हो तो R कैप लगा दीजिएगा इसी दिशा में, ले भैया खत्म किस्सा। आप बल में भी तो R कैप लगाया करते थे, यहाँ पर भी R कैप लगा दो यार, कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन मैं अभी परिमाण में काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसी मूल आवेश Q और P बिंदु के बीच में ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपने कोई माध्यम रख दिया है। माध्यम अब आप कुछ भी रख सकते हो, कोई द्रव रख दो, कोई तेल डाल दो बीच में, ग्लिसरीन डाल दो, मोम डाल दो, कागज डाल दो, जो मन में आए। लेकिन पूरे में आपने कुछ न कुछ रख दिया, यहाँ से लेकर ठेठ यहाँ तक कुछ न कुछ रखा है, तो भी विद्युत क्षेत्र तो यहाँ लगेगा। लेकिन ये विद्युत क्षेत्र कितना, माध्यम वाला विद्युत क्षेत्र, ए माध्यम कितना भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माध्यम में एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर और आता है बच्चों, तो ये एप्सिलॉन आर। फिर आवेश आपने चेंज किया नहीं, दूरी आपने चेंज की नहीं, ठीक है ये बात। तो इस चीज़ को दिमाग में रख लो। बताओ भाई ये कितना, माध्यम में लगने वाला विद्युत क्षेत्र वास्तविकता में E0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर होता है। ऊपर वाला तो E0 दिखाई दे रहा है क्या, उसमें भाग किसका, एप्सिलॉन आर का। विद्युत क्षेत्र कम हो रहा है या बढ़ रहा है, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का भाग लग रहा है, इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र घटता है। ध्यान में रख लेना देवताओं, ठीक है। माध्यम रखने पर विद्युत क्षेत्र घटता है, कितना भैया, जितना उसका परावैद्युतांक होता है। अब ये जितना मैंने क्राइटेरिया आपको बताया ना, माध्यम रखने पर प्रभाव जो बताया मैंने, ये सारा का सारा बोर्ड पर्पज के लिए है। इतना अभी बोर्ड पर्पज के लिए डिस्कस किया है, ठीक। एक कई बार पूछ लेता है कि विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आपने कितना लिखा, KQ डिवाइडेड बाय R²। दूरी R और विद्युत क्षेत्र के मध्य ग्राफ बनाइए। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एवं दूरी के मध्य ग्राफ बना। बताओ भाई, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, बताइए भाई। व्युत्क्रमानुपाती दिखाई दे रहा है क्या, व्युत्क्रमानुपाती का वक्र लेकर के जाओ ना यार, ऐसा जाएगा ये वक्र, ध्यान में रखो। तो ये अब जितना भी काम है इतना बोर्ड के लिए सलटा लो, ये बोर्ड के लिए है, ये सारा का सारा काम बोर्ड के लिए। डन हो गया क्या, हाँ। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे भैया, अब अपन नीट और IIT की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि वो बीच में सिर्फ एक ही प्रकार का माध्यम रखे। यहाँ पर क्या चल रहा है, एक ही तरीके का माध्यम चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है बीच में एक ही तरीके का माध्यम चले। ऐसा हो सकता है आधी देर हवा या निर्वात हो, आधी देर माध्यम हो, या यहाँ पर एक माध्यम तेल डाल दिया और यहाँ उसने जल डाल दिया, पानी डाल दिया। या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ तेल डाला, यहाँ बीच में कागज रख दिया और आगे मोम रख दिया, ज़्यादा माध्यम भी रख सकता है। तब भैया यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर क्या कर लोगे तुम, हैं। तो ये सोचने वाली बात है, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। कैसे वो समझिएगा, उतार लिया ये। चलिए अब जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही शानदार पॉइंट होने वाला है। देखना यार, ये जो दूरी है ना, पहले कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि एक आवेश Q यहाँ पर है, Q1 मान लीजिए, और दूसरा आवेश Q2 यहाँ मान लीजिए। दोनों के बीच में जो आपने बल लिखा था ना, F12 या F21, परिमाण में तो बराबर ही है, हाँ। यहाँ पर जैसे ही आपने बीच में पूरे में माध्यम रखा था, तो आप क्या कर रहे थे, बल का फॉर्मूला लिख रहे थे। माध्यम की बात बता रहा हूं, बीच में क्या रखा, माध्यम रखा, तो आपने फॉर्मूला लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। बताओ ऐसा ही लिखा था क्या, दूरी अगर आधी थी तो। ये वास्तविकता में इस चीज को देखो, ये ऐसा है, ये यहाँ पे पूरे को देखो, हमेशा दूरी का वर्ग होता है ना। तो जब भी आप माध्यम रखते हो तो दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है वो सोचने वाली बात है। इससे
इससे ये प्रभाव पड़ता है, देखना इस चीज को मैं ऐसा लिखूंगा 1/4πε0। अब माध्यम का प्रभाव देखिएगा बच्चों, माध्यम का प्रभाव ये है कि वही दूरी जो r थी अब r√ε हो गई है। r किससे गुणा हो रहा है? √ε से गुणा हो रहा है, और उसका क्या? वर्ग। गौर करो, वापस उतना ही आएगा, r² आएगा और √ε का वर्ग करूंगा तो ε आएगा। तो वास्तविकता में माध्यम रखने पर वही दूरी r की जगह √ε से और गुणा हो जाती है। अगर मैं बीच में दूरी यहां पर x मानूं तो माध्यम रखने पर यही दूरी x नहीं लिखी जाएगी, माध्यम रखने पर यह दूरी हो जाएगी x√ε। बात समझ रहे हो? निर्वात में जो दूरी x थी, माध्यम रखने पर वही दूरी क्या हो जाती है? √ε से गुणा करने पर प्राप्त होती है। ये ध्यान में रखना, ये एक कॉन्सेप्ट है। चलो अब आपको विद्युत क्षेत्र का सारा रामायण समझाता हूं और बल का भी रामायण समझा देता हूं, बल का भी रामायण समझा देता हूं। जैसे पहले बल के लिए ही समझिए बच्चों, बल के लिए क्या? एक आवेश Q1 इधर, एक आवेश Q2 इधर, दोनों के बीच की दूरी r है, और मैं अब माध्यम सिर्फ इतने भाग में रख रहा हूं, इतने में। माध्यम यही है, माध्यम यही है, माध्यम का परावैद्युतांक ε ही है, और ये माध्यम कितनी दूरी पर? t दूरी पर। कितनी दूरी पर? t दूरी पर। तो अब यहां पर बीच की दूरी समझने लायक खेल हो गया। बीच की दूरी कितनी है? तो हम बोलेंगे बीच की दूरी में कुछ भाग निर्वात है और कुछ भाग माध्यम है। तो निर्वात वाली दूरी तो वैसी की वैसी लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं। निर्वात में दूरी कितनी? देखो, पूरे वाले भाग में से अगर मैं माध्यम का भाग हटा दूंगा तो क्या मेरे पास में निर्वात की दूरी आएगी? मेरे को बस वही करना है। तो निर्वात की दूरी कितनी? r-t। ठीक है, अब माध्यम की दूरी कितनी? माध्यम कितना दूर है भैया? t। माध्यम तो t में रखा हुआ है, और माध्यम की दूरी निकालने के लिए उसको किससे गुणा करते हैं? √ε से गुणा करते हैं। अब वास्तविकता के अंदर वह दूरी r न रह करके इतनी हो गई है, r-t + t √ε। तो इस केस में इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F बराबर क्या होता? समझना, 1/4πε0 आवेश Q1 आवेश Q2 डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग। बच्चों ये है दूरी, ये है दूरी। कितना? r-t + t √ε, और उसका क्या? स्क्वायर। इस तरीके से ये काम होगा। बल समझ में आया? और अगर बल समझ में आया तो विद्युत क्षेत्र भी समझ में आएगा। ठीक है, समझिए, ये तो बल का काम हुआ। किसका काम हुआ? विद्युत बल का काम हुआ। आगे चलते हैं, विद्युत बल में प्रभाव पड़ता चला। अब विद्युत क्षेत्र में प्रभाव समझिए, विद्युत क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र का प्रभाव समझिए। यहां पर एक आवेश, मूल आवेश Q, इससे r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P, जहां आपको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र। ये दूरी r निर्वात में दी हुई है या एयर में, हवा में दी हुई है। अब क्या बोल रहा है वो? बात समझना। अब क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि उसने आधे भाग में, आधा मान लो यार, कहां दिक्कत आ रही है, आधा मान लो, आधे भाग में उसने क्या रख दिया है? माध्यम रख दिया है, या टी भाग में माध्यम रख दिया है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। टी भाग में क्या? माध्यम रख दिया, यहां माध्यम, और यहां हवा ही है भाई, यहां हवा ही है। तो हवा कितने भाग में? आंसर है r-t भाग में, या निर्वात कितने भाग में? r-t में। माध्यम कितने भाग में? t भाग में। माध्यम की दूरी t को गुणा करो किससे? √ε से। कुल दूरी क्या? निर्वात की दूरी प्लस माध्यम की दूरी। निर्वात की दूरी में किसको जोड़ो? माध्यम की दूरी। ठीक है, ये बात तो देखो भाई, विद्युत क्षेत्र कितना होगा उस बिंदु पर? k नहीं आएगा, 1/4πε0, यहां ε0 ही चल रहा है। फिर q डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। इस बार r कितना है? कितना है रे? पता चला? चलिए अब इसको सिनेरियो में डालते हैं। मैं दूसरा सिनेरियो लेता हूं। मैं बोल रहा हूं मेरा आवेश Q यहाँ और यहां पर वो P बिंदु है जहां मेरे को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन इस बार ये दूरी जो है वो आ रही है, ये दूरी r है, लेकिन अब मैंने निर्वात को पूरी तरीके से हटा दिया है। मैं बोल रहा हूं कि भैया आधी दूरी मतलब r/2 तक मैंने एक माध्यम रखा जिसका परावैद्युतांक εr1। मैंने नेक्स्ट वाली दूरी
रिमेनिंग r/2 हुआ, उसमें किसको रखा, एप्सिलॉन r2 को रख दिया, दूसरे माध्यम को रख दिया। दो माध्यम हो गए भाई, दो माध्यम, एक माध्यम ये और एक माध्यम ये, दो अलग अलग माध्यम। अब बताओ विद्युत क्षेत्र, अब यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो अब आपको दूरी समझने लायक है ना, दूरी समझिए। अब दूरी कितनी है, तो वास्तविकता में अब दूरी r नहीं रही, अब वही r रिप्लेस होगी किससे बच्चों, पहले वाले माध्यम की दूरी कितनी r/2, उसको किससे गुणा करो, रूट एप्सिलॉन r1 से। फिर दूसरे वाले माध्यम की दूरी भी कितनी r/2 ही है, उसको किससे गुणा करो, रूट एप्सिलॉन r2 से। टोटल दूरी इन दोनों का योग, टोटल दूरी इन दोनों का योग। हाँ, अब आपका वही काम, और कुछ नहीं करना। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला समझिए, विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मूल आवेश Q डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है, r/2 रूट एप्सिलॉन r1 प्लस r/2 रूट एप्सिलॉन r2 और उसका क्या वर्ग। पता चला क्या इस बार वाली विद्युत क्षेत्र का मान कैसा चेंज हो रहा है, पता चला। तो अगर माध्यम आंशिक रूप से भरा हो तो देवताओं आपके लिए सॉल्यूशन सामने है। डन हुआ, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। डन, एकदम डन। चलिए ओके, अब इसके बाद में है बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। हालांकि ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए वो पॉइंट कैसा बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा टॉपिक समझिएगा। टॉपिक है बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। पहले तो मैं आपको टॉपिक वैसे ही समझा देता हूं कि एग्जाम में आए तो तुम क्या कर सकते हो ना, एग्जाम में अगर आए, हालांकि चांसेस नहीं है, किसी भी बोर्ड में नहीं है। आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, ये टॉपिक वैसे नहीं पूछा जाएगा जैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, पहले तो देख लो, आप बोलोगे कि सर ने करवाया नहीं है। देखो इस चीज को, ये कुछ ऐसा रे यार, कुछ ऐसा मानो कि आपके पास में बहुत सारे आवेश है, Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ है और Qn लास्ट वाला आवेश है। और आपको इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो Q, ये सारे प्लस के मान लो आवेश, सारे प्लस के मान लो। तो आप बोलोगे Q1 वाला विद्युत क्षेत्र ऐसा, इसको आप E1 लिख दो सदिश रूप में। Q2 वाला ऐसा, इसको आप क्या लिख दो, E2 लिख दो। Q3 वाला, इसको आप E3 लिख दो, है ना, E3 सदिश। और Qn वाला ऐसा इस तरफ, और En सदिश। विद्युत क्षेत्र तो यही हुआ उस बिंदु P पर। तो ये वापस से अध्यारोपण के सिद्धांत वाला ये बल में आपने काम किया था कि किसी बिंदु पर लगने वाला परिणामी बल अन्य सभी उपस्थित आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। ये तो था, ऐसा का ऐसा विद्युत क्षेत्र है, सदिश राशि है बच्चों। तो किसी बिंदु पर या किसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र उस निकाय में उपस्थित समस्त आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के तुल्य होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए था तो वह वास्तविकता में E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश डॉट 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 En सदिश होना चाहिए। अब इनको सदिश रूप में कैसे लिखूंगा, इनकी दूरियां लिख लो यार। R01 लिख लो, इसको R02 लिख लो, इसको R03 लिख लो, इसको R0n लिख लो, ऐसा लिख लो। तो सदिश रूप में लिखना बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। कैसा भाई, पहले के कारण समझिएगा, के निर्वात में मान चल के चल रहा हूँ ना, के पहला आवेश Q1 बटे दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग कितना R01 और उसका क्या स्क्वायर, और दिशा भी दर्शानी है तो R01 का कैप लगा दो, परिमाण को दिशा से गुणा करो। सदिश रूप तो यही है। आगे चलो, ये क्या होगा, के Q2 डिवाइडेड बाय R02 का स्क्वायर और R02 का कैप प्लस के
Q2 डिवाइडेड बाय R नॉट 2 का स्क्वायर और R नॉट 2 का कैप, डॉट 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 लास्ट वाले का देख लो, Qn और R नॉट n का स्क्वायर और यहाँ पर R नॉट n का कैप। इतना ही तो है, K को कॉमन लेना चाहो तो ले लो, लेकिन है यही तरीका, है ना। तो ये तो है बुक वाला मेथड, लेकिन मैं इस मेथड से क्या समझूं भाई, मैं कैसे क्वेश्चंस को डील करूंगा। तो जो बल के लिए आपने सिनेरियो तैयार किया ना यार, वो का वो तैयार यहां पर करो। कूलाम बल अपने बहुत बढ़िया पढ़ा है, सेम सिनेरियो याद करो, सेम हर एक सवाल वैसा ही करना है। दिशा देखो काम करो, दिशा देखो काम करो, डायग्राम में दिशा दर्शाओ, न्यूमेरिकल जब करना चालू करो तो परिमाण में करो, डायग्राम में दिशा न्यूमेरिकल में परिमाण, डायग्राम में दिशा न्यूमेरिकल में परिमाण, यही काम करो, सारे सवाल आसानी से होंगे। चलिए कुछ एक चीजें मैं बता देता हूं वापस से, तो आपको काम करने में थोड़ी बहुत क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, ये तो उतार लिया, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो इस टॉपिक से मेरे को क्या निष्कर्ष निकालना था वो मैं समझा रहा हूं आपको, और कुछ एक सवाल जो मेरे मुख जुबानी रहते हैं वो मैं आपको कैलकुलेट करवा दे रहा हूं कि ये तो याद रख ही लो, है ना। जैसे केस चला दो, आप केस चलाओ, केस 1 2 3 ऐसा चला लो। तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, आपके पास में बच्चों 2 Q आवेश हैं, समान परिमाण के मान लो या अलग अलग परिमाण के भी मान सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। फिर बोल रहा है कि इनसे कुछ दूरी पर, कुछ दूरी मतलब इससे मान लो इस वाले आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु है P, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो पहले केस में मैं दोनों आवेशों को प्लस का ले रहा हूं, एक को Q1 ले लो, एक को Q2 ले लो, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्लस का आवेश P बिंदु पर जो भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा वो प्रतिकर्षणीय ही होगा, तो हम बोलेंगे भैया ये E2 होगा। और ये वाला प्लस का आवेश भी P बिंदु पर जो भी आवेश उपस्थित होगा उसको प्रतिकर्षित करेगा, है ना। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है तो वो प्रतिकर्षित करेगा। तो आप गौर करेंगे कि दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है, E1 के कारण भी और E2 के कारण भी। दिशा देखी क्या दोनों की, दिशा कैसी है, समान है। दिशा समान है तो क्या कर सकते हो, योग करो। अब परिमाण में आ जाओ भैया, अब परिमाण में आ जाओ। तो हमने बोला कि उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होता, दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है, E1 प्लस E2 होता। परिमाण में काम कर रहा हूं तो अब सब परिमाण में उठाऊंगा कि पहले के कारण आवेश Q1, पहले आवेश की दूरी P बिंदु से R प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के E2 इस वाले के लिए Q2 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आपको P बिंदु पर क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र मिलेगा यार, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस देखो, केस सेकंड। पहली बार आपने दोनों आवेशों को कैसा लिया, प्लस का लिया। मैं बोल रहा हूं एक को प्लस का लो और दूसरे को माइनस का ले लो। ठीक है, दूरी अभी भी इन दोनों के बीच की कितनी, R ही क्वेश्चन में दी हुई है। और यहां पर कोई बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है। इस P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। माइनस का आवेश परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा बच्चों, ये E2 विद्युत क्षेत्र की दिशा। प्लस का आवेश परीक्षण आवेश को, प्लस का आवेश परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा E1। दिशा दिखाई दी, दोनों की विपरीत है। अगर विपरीत है तो कार्य किस तरीके से करेंगे, हम बोलेंगे एक में से दूसरे को घटाओ। परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक में से दूसरे को घटाओ, और ज्यादा में से कम को घटाओ। ज्यादा कौन, जिसके लिए दूरी कम है, जिसके लिए दूरी कम है बच्चों। ठीक है, और कम कौन सा, ये वाला, क्योंकि दूरी यहां से लेकर यहां तक की ज्यादा है। तो मैं ज्यादा में से कम को घटाऊंगा तो मैं परिमाण में लिखूंगा E2 माइनस E1, और परिमाण में काम कर रहे हैं, दिशा के अकॉर्डिंग माइनस लगा दिया है अपन ने। अब परिमाण में काम करो, E2 कितना, K आवेश Q2, माइनस का मत उतार देना यहाँ। अब परिमाण में काम करो, डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग, दूरी कितनी x थी तो x स्क्वायर, माइनस के पहला आवेश Q1 वाला था, डिवाइडेड बाय दूरी, दूरी देखो इन दोनों के बीच की R प्लस एक्स का स्क्वायर।
ठीक है, वो चेंज कर सकता था, इसको माइनस का ले सकता था, इसको प्लस का ले सकता था। तब क्या होता भाई, इधर आपका ये वाला माइनस होता और ये Q2 आवेश प्लस का हो गया, और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वापस से ज्ञात करवा रहा है। क्या देखोगे भैया, क्या देखोगे बताओ? इस बार माइनस वाला आवेश क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है इस तरफ E1। प्लस वाला आवेश था वो प्रतिकर्षित करेगा E2। ज्यादा कौन सा, E2 ही है। ज्यादा कौन सा, क्योंकि प्लस वाला आवेश पास में है इस बार। तो इस बार परिणामी विद्युत क्षेत्र लिखूंगा मैं E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, है ना। ये ध्यान में रखना, E2 कितना, K Q2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस K Q1 डिवाइडेड बाय R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वो दूरियां मैं वैसी की वैसी रख रहा हूं, ठीक है। ये ध्यान में रखोगे नहीं रखोगे? तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि जो ज्यादा होगा उसी में से ही कम को सब्ट्रैक्ट करना है, परिणामी निकालने का ये तरीका। हाँ, इन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी? जैसे अगर P बिंदु पर मैं बोलूंगा कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, पहले वाले केस में तो हम बोलेंगे इस तरफ, राइट हैंड साइड में जा रही है। फिर इस वाले में P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो गौर करो ज्यादा कौन सा, E2 या E1? आंसर है E2। तो हम बोलेंगे ये वाला लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, या Q2 आवेश की ओर, है ना। चलिए इस बार कौन सा, Q2 के कारण कौन सा है, E2 है भैया। परिणामी यहाँ ज्यादा की ओर जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र हमेशा ज्यादा विद्युत क्षेत्र वाले पार्ट की ओर ही जाएगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये सिनेरियो पता चले। इन तीनों सिनेरियो में बिंदु आवेश बाहर था, ये भी पॉसिबल है किसी सिनेरियो में बिंदु आवेश अंदर उपस्थित हो, पॉसिबल है नहीं है। चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर वह बिंदु आवेश दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में स्थित हो, कहाँ स्थित हो, बीच में स्थित हो, बिल्कुल बीचों बीच मान लो, या आप मानो तो अलग अलग ले लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो केस 3 डिस्कस कर चुके हैं, अब देखिए केस 4 क्या होगा। ये बिंदु आवेश मान लीजिए Q1, ये बिंदु आवेश मान लीजिए Q2, और विद्युत क्षेत्र यहां ज्ञात करना है इस बिंदु पर, और ये वाला जो दूरी है वो x है, ये दोनों के बीच की दूरी r दी हुई है, और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, दोनों आवेश प्लस के हैं। क्या करोगे भाई, क्या करोगे, सिंपल है। क्या भाई, प्लस का आवेश प्रतिकर्षित करेगा तो E1 इधर भागेगा, ये प्लस का आवेश भी प्रतिकर्षित करेगा, E2 इधर भागेगा, ठीक। अब ये डिपेंड करता है कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या लिखोगे, या तो लिखोगे E2 माइनस E1, या लिखोगे E1 माइनस E2, जो भी ज्यादा होगा ना उसमें से कम को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। और E1 और E2 मैंने निकालना बता दिया है आपको। हाँ देखो भाई, बता देता हूं कि भैया E1 और E2 कैसे लिखो। E1 किसके कारण, Q1 के कारण, तो हमने लिखा E1 इस केस में कितना होता, K Q1 डिवाइडेड बाई Q1 की दूरी बच्चों x स्क्वायर। हाँ, E2 क्या होता भाई इस केस में, देख करके बताओ। E2 के लिए दूरी, E2 इस वाले के कारण था, ऐसा जा रहा है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी आएगी। ये दूरी कितनी है, पूरी R है, तो R में से x को घटा दो यार, तो ये होगा K Q2 डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल है? अरे है नहीं है, ये चीजें बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपका हर एक सवाल होगा। सोचो कितने पैटर्न तैयार करवा चुका हूं मैं आपके, हुए। चलो और पैटर्न देखते जाओ, और पैटर्न देखिए आप। इसके ऊपर अपन देखते हैं केस 5। अब एक प्लस का ले लो और एक माइनस का ले लो, Q1 इधर, Q2 इधर, और ये वाला माइनस का ले लिया। अब बिंदु ये है, ये वाला बिंदु है अभी, इससे x दूरी पर, अब इससे x दूरी पर। अब क्या करोगे, तो हम बोलेंगे Q1 वाला आवेश प्रतिकर्षित करेगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इस तरफ फेंकेगा, और माइनस वाला आवेश आकर्षित करेगा, इधर ही फेंकेगा। दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो P बिंदु पर एक ही है क्या, ये दूरी आ रही थी, तो ये वाली दूरी R माइनस एक्स होगी बच्चों, है ना। ये समझ में आ रहा है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र इस केस में कितना हुआ, आंसर है E1 प्लस E2, क्योंकि विद्युत क्षेत्रों की दिशा समान है, ठीक है। और E1 और E2 निकाल ही लोगे, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ में आया, डन है।
चलिए अब ये तो मैंने एक ही लाइन के ले लिए, अगर एक लाइन के ना हो तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब देखो ये डन हुआ, उतारो उतारो इन चीजों को उतारो, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट में तैयार करते जा रहे हैं। अब सिक्स्थ कॉन्सेप्ट देखो, अब आवेश जो है वो सॉरी बिंदु जो है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन पर नहीं है, अब कहां पर है वो, मान लो कि कोई समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के दो कोनों पर कोई दो आवेश हैं, ये भी क्यू का है ये भी क्यू का है, ऐसा सवाल आता है पूछता है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं क्या है, समान है, केस 6 सारी भुजाएं समान है, ठीक है। अब कैसे डील करोगे भैया, तीसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो आप गौर कीजिए यहाँ 60 डिग्री का कोण है, ये प्लस का आवेश ये प्लस का आवेश क्या करेगा, ये प्लस का आवेश इस बिंदु पर उपस्थित आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, E1 लिख देता हूं, परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, और ये वाला आवेश भी तो प्लस का है, ये भी तो प्रतिकर्षित करेगा यार, ऐसा। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण है, और अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। दो विद्युत क्षेत्र जो एक लाइन में नहीं है उनके बीच में कोण 60 डिग्री का है, परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करोगे, कुछ ऐसा, रूट E1 का स्क्वायर प्लस रूट E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60। अरे होगा नहीं होगा, होना चाहिए ना, E1 और E2 तो बहुत छोटा सा गेम है इसके क्वेश्चन के लिए। क्या भाई E1 देखो, क्वेश्चन में E1 देखो यार, E1 कितना, के परिमाण में काम कर रहे हैं, आवेश Q डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग A स्क्वायर। E2 देखो यार कितना है, के आवेश Q ही है और दूरी अभी भी A ही है, A स्क्वायर, दोनों परिमाण में समान है, तो अगर मैं इसको E0 मानूं तो क्या मैं इसको भी E0 मानूंगा, और कोस 60 का मान आप सभी को पता है 1/2 होता है। देखो इसका आंसर कितना आने वाला है, परिणामी विद्युत क्षेत्र ई रिजल्टेंट क्या होगा, रूट E1 का स्क्वायर दैट इज E0 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर दैट इज E0 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, E0 को E0 से गुणा करो बच्चों, E0 का स्क्वायर ही आएगा, है ना। चलिए सॉरी, फिर cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, E0 का स्क्वायर प्लस E0 का स्क्वायर प्लस E0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में 3E0 का स्क्वायर आएगा, कुल मिलाकर के रूट 3E0 होगा। E0 का मान उठा करके पटक दो, कितना बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा इस सवाल में अगला क्या कर सकता है वो और बता देता हूँ। इस सवाल के अंदर अगला आपको मान दे देगा, आवेश क्यू का मान दे देगा और उस समबाहु त्रिभुज की भुजा दे देगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में और सॉल्व हो जाएगा। के का मान ध्यान में रखिएगा, 9 × 10⁻9 होता है। बताओ, मैं थोड़ा सा जल्दी समझा रहा हूं लेकिन ये फैक्ट है, ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है, ठीक है, पता चला। हाँ चलिए, अब कोई जरूरी नहीं है कि ये समबाहु त्रिभुज वाला, उतार लो एक बार के लिए, ये उतारो। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये समबाहु त्रिभुज वाला जो गेम है ना, ये प्लस के आवेश से ही करे, ये बोल दे कि भैया एक आवेश माइनस का ले। अब सवाल की रामायणी चेंज कर दी उसने, कैसे, ये वाला प्लस का आवेश तो प्रतिकर्षित करेगा, बिल्कुल सही दिशा है, लेकिन ये माइनस वाला आवेश प्रतिकर्षित नहीं करेगा, ये तो आकर्षित करने वाला है। ये क्या करने वाला है, आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो ऐसा फेंकेगा नहीं फेंकेगा, बताओ भाई, नहीं फेंकेगा क्या, E1 इधर E2 इधर। हाँ, अब कोण 60 डिग्री नहीं रहा इन दोनों के बीच में, एक सीधी लाइन पे बनने वाला कोण 180, उस 180 में 60 अगर खा गया तो भैया इन दोनों के बीच में 120 बनेगा नहीं बनेगा, बताओ, बनेगा। अब कोण 60 की जगह 120 है, ठीक है, लेकिन E1 और E2 का परिमाण चेंज नहीं हुआ है, इनका परिमाण समान है। क्यों, क्योंकि आवेशों का परिमाण समान है और दूरियां अभी भी वही हैं। आवेश चेंज नहीं हो रहा, मतलब आवेश का परिमाण चेंज नहीं हो रहा, दूरी चेंज नहीं हो रही, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी चेंज नहीं होगा। दिशा चेंज हो सकती है, परिमाण चेंज नहीं होगा, तो परिमाण तो अभी भी इतना ही, फॉर्मूला अभी भी यही है। लेकिन कोस 60 की जगह इस बार कोस कितना है बच्चों, 120 है, ये ध्यान में रखिएगा, 60 नहीं है।
और cos 120 का मान 1/2 ना होकर के होता है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 होता है। ठीक है, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल होगा, लेकिन ये माइनस बीच में आ जाएगा, यहाँ माइनस बीच में आ जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा सॉल्यूशन चेंज हो गया है। अब सॉल्यूशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है वो देखो। तो ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, देखिएगा, ई नॉट का स्क्वायर प्लस ई नॉट का स्क्वायर और माइनस का ई नॉट का स्क्वायर कैंसिल हो गया। कितना बचा, रूट ई नॉट का स्क्वायर, दैट इज ई नॉट। अब इस बार सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहा रे, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के बराबर ही रह गया। ये समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज जो अपन ने अभी तक पढ़ी है ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आज के लिए अपन इस पर्टिकुलर पॉइंट को इतना ही रखेंगे। कोई दिक्कत है तो मेरे को बताएं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। कहीं कोई इशू नहीं, आप कमेंट कीजिए, मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है, और एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ में बताइएगा कि नीट की क्लासेस या IIT स्क्रीनिंग की क्लासेस जो हैं, मेंस की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, लगातार चल रही है हिंदी मीडियम के लिए। कोई भी यूट्यूब चैनल जो है वो इस तरीके से हिंदी मीडियम में नहीं जाएगा बच्चों, इसकी गारंटी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, आराम से सर्च कीजिएगा, कहीं कोई इशू नहीं है। चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे, ये जो विद्युत क्षेत्र अपन ने अभी इतना पढ़ा है ना, इसके ऊपर मेरे पास में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं हिंदी मीडियम के, जो कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस में आए हुए हैं, नीट और IITs में आए हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।